नमस्कार, बिहार ब्रेकिंग चुनाव देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर ओवैसी की रैली से जुड़ी है। किशनगंज में एक के बाद एक ओवैसी ने ताबड़तोड़ हमला महागठबंधन पर किया है और सबसे ज्यादा बेइज्जती तेजस्वी यादव की है। पूरे सीमांचल इलाके में इस वक्त महागठबंधन पूरी तरह से घिरा हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी ने जिस तरह से उनकी नाकेबंदी की है उसका जो असर है वो खास तौर से महागठबंधन में देखने को भी मिल रहा है। सीमांचल में आखिर क्यों इतने अग्रेसिव हैं ओवैसी, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, सीमांचल का इलाका और ओवैसी की किशनगंज में रैली, यानी एक के बाद एक महागठबंधन पर जिस तरह से ओवैसी आक्रमण कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रणनीति या फिर एक प्लान के तहत ये किया जा रहा है? देखिए, अगर मुस्लिम और यादव समीकरण को लेकर अगर चलें और उसमें भी मुस्लिम समीकरण को लेकर चलें तो मान के चलिए कि अभी फिलहाल सीमांचल के शेर हैं ओवैसी ने जिस तरह से हमला बोला है तेजस्वी पे, और जो बोला है वो धर्म को लेकर बोला है, चरमपंथी की हमें उन्होंने चरमपंथी कहा। और अगर मैं अपने मुस्लिम धर्म का गौरव से पालन कर रहा हूं और चरमपंथी को कह रहा था हाँ मैं चरमपंथी हूं, तो ये कहीं ना कहीं पूरे मुस्लिम जगत में देखा जाए, बिहार के मुस्लिम जगत में आग लगाने की तरह होगा। और वो भी चुनाव से जस्ट 2 दिन पहले। तो सोचिए कि कहीं ना कहीं चुनाव तो ये तेजस्वी नहीं जीत रहे हैं, लेकिन अगर चुनाव हार रहे हैं तो उनकी हार के ताबूत में आखिर कील होगी ओवैसी का ये भाषण। ओवैसी को देखिए, किशनगंज में ये भाषण हो रहा है, 68% मुसलमान हैं यहाँ। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ ओवैसी को लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि देखिए पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो भाजपा अगर देखा जाए, एनडीए देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके बाद ओवैसी ही 5 सीटें जीते थे। ठीक है, 5 में से 4 राजद में चले गए, लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि 5 में 4 राजद में गए, इसके बावजूद में ही तेजस्वी यादव 3 के टिकट, 3 मुस्लिमों के टिकट काट दिए, तो ये और भी जोरदार हमला था, खासतौर पे सीमांचल में, किशनगंज में तेजस्वी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं सर, जिस तरह से ओवैसी अपनी रैलियों और जनसभाओं में तेजस्वी यादव को एक्सपोज कर रहे हैं, खासतौर से महागठबंधन ने जब डिप्टी सीएम को लेकर राड़ छिड़ी थी, उस वक्त मुकेश सहनी को सीएम बनाया, तो उन्होंने कहा अब्दुल जो 18% आबादी है मुस्लिम की, उसके बावजूद वो सीएम क्यों नहीं हो सकता। इस पर भी कई दिनों तक चर्चा हुई। अब चुनाव अंतिम पड़ाव पर है, अपने पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है वो कल थम जाएगा, लेकिन ओवैसी का जो आक्रामक अंदाज है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, एक बात समझने की जरूरत है, मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरह से देखिए ठाकुरगंज, बहादुरगंज, किशनगंज और कोचाधामान, ये इन चारों सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है और ओवैसी ऑलरेडी 5 सीटों पे कब्जा जमाए हुए हैं और ये इनकी नज़र इन 4 सीटों पे है। क्योंकि देखिए, एक बात समझना होगा कि अगर ये 4 सीट जीत लेते हैं तो टोटल इनका 9 सीट इनके पास कहीं ना कहीं, इस बार भी अगर 5 सीटों पर बढ़त बनाए रखते हैं तो ये कुल मिलाकर 9 सीट। ओवैसी को पता है कि 24 में 24 सीटें तो हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अगर एक सीट भी आगे पीछे, कुछ भी 2-4 सीट आगे हो जाता है तो उनका एक तरफ देखा जाए तो बिहार के मुस्लिम राजनीति में एक बड़ा नाम होगा, एक तरह से किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं। एक बड़ी बात क्या मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव की राजनीति किस पर रही, मुस्लिम और यादव समीकरण को लेकर। लेकिन जो अभी आपने सवाल किया कि डिप्टी सीएम को लेके, देखिए डिप्टी सीएम को लेके ये बार बार उनके मुंह में उंगली डाल कर गुवाते रहे कि भाई 3% का जब डिप्टी सीएम हो सकता है मल्लाह समुदाय, जब तुम्हारे मुकेश सहनी हो सकते हैं तो मुस्लिम क्या सिर्फ दरी बिछाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि क्या कोई मोहम्मद का बेटा, कोई मोहम्मद पीएम नहीं हो सकता, सीएम नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा अपने आप में उस तेजस्वी यादव के लिए, उस राहुल गांधी के लिए बड़ा कड़ा तमाचा है, जिन्होंने हमेशा ही मुसलमान की राजनीति की, हमेशा ही इन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारे हक के लिए, तुम्हारे हकूक़ के लिए हम लड़ते हैं, हम फैसला करते हैं, हम चुनाव में निकल के आते हैं। लेकिन इन्होंने हमेशा बरगलाया। ये बात अब मुस्लिम समझ चुका और तेजस्वी को खास तौर पे ये चीज़ समझा भी चुके हैं। वो ऐसी इनडायरेक्टली ये बार बार हमला इसी बात को लेकर करते हैं कि आखिर आप कब तक भाजपा का डर दिखा के मुस्लिमों को बरलाएंगे। और देखिए, एक बात तो समझने वाली बात है कि जो 24 जो विधानसभा सीट वाली जो सीमांचल का एरिया है, उसमें अगर देखा जाए तो तेजस्वी को अभी लाले पड़ने वाले, क्योंकि सबसे छोटी पार्टी देखा जाए ना के बराबर तो तेजस्वी यादव ही है वहाँ, और सबसे बड़ी कहा जाए तो एक तरह से बीजेपी है, एनडीए है। तो वहाँ खास तौर पर देखिए, जो अलकनंदा और कोसी का जो एक तरह से नदियों का बाढ़ग्रस्त इलाका है, उसमें जो डेवलपमेंट के जिस तरह काम किए एनडीए ने, तो उसमें मुस्लिमों का वोट एनडीए को आना, क्योंकि देखिए कोर वोट बैंक आपको पता, हमें पता है कि कोर वोट बैंक जो मुस्लिम है तो किसको वोट जाता है, राजद को जाता है, राहुल को गांधी को जाता है, मतलब कांग्रेस को जाता है। लेकिन अब जब पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटें
तेजस्वी ने जीती। और फिर अब जिस तरह से उन्होंने खासतौर पे धर्म को लेकर बोला है, उन्होंने हिजाब की बात की, उन्होंने कुरान की बात की, उन्होंने अल्लाह की बात की, उन्होंने इसके अलावा जितने भी एक तरह से जो इस्लामी जो एक सिंबल हैं उन सबों को लेकर बात की, और सबको मिलाते हुए उन्होंने कहीं कहीं तेजस्वी को घेरा है और साफ साफ ये भी कहा कि जो अपने भाई का ना हो सका वो मुसलमानों का क्या होगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि एक चीज और है, ओवैसी साहब जो हैं वो 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में 243 सीटों में से अगर 24 से 25 सीटों पर ओवैसी लड़ रहे हैं तो इसका क्या मायने निकाला जाए, कितना इम्पैक्ट इन चुनावों पर ओवैसी का पड़ने वाला है? देखिए, ओवैसी सीमांचल से आगे निकल के राजनीति करना चाह रहे हैं। ओवैसी सिर्फ सीमांचल में नहीं सिमटना चाहते हैं। ओवैसी को ये पता है कि अगर मुझे मुस्लिमों की राजनीति करनी है तो हमें सबसे ज़्यादा सीमांचल से स्टार्ट करते हुए हमें बाहर, चाहे सिवान का एरिया हो चाहे सासाराम का एरिया हो, तो उन एरिया में हमें फैलना पड़ेगा, तभी जाकर हम बिहार की राजनीति कर सकते हैं। तभी जाके आज जो बात करते हैं डिप्टी सीएम की या सीएम या पीएम की, तभी जाकर बिहार में पूरी तरह फैल सकते हैं और कहीं ना कहीं एक बार्गेनिंग कंडीशन में होंगे। 2-3 विधायक को लेकर 243 विधानसभा सीट वाले बिहार को प्रभावित नहीं कर सकते। और बिहार, इनको ये पता है कि मुसलमान कहीं ना कहीं जब भाजपा की तरफ जाने लगे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं वो वोट करेंगे। और इसीलिए एक सवाल और है, जब ओवैसी साहब आज महागठबंधन को अपने निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन जब महागठबंधन में सीटों पर तकरार थी या सीटों पर बातचीत हो रही थी, उस वक्त ओवैसी की तरफ से भी प्रस्ताव आया था कि हमें भी महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, तो इससे भी तो ओवैसी पर भी तो कई सवाल खड़े होते हैं। देखिए, राजनीति में गुंजाइश हर चीज़ की बनी रहती है। दूसरी बात, ओवैसी को ये पता, ओवैसी ने डिमांड रखी, लेकिन इन्होंने तो ओवैसी को नहीं शामिल करके कहीं कहीं मुस्लिमों से एक तरह से रोष मोल ले लिया, और ओवैसी इसी को भंजा रहे हैं, इसी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी को पता है कि किस तरह से राजद और कांग्रेस ने ये डिसीजन लेकर कि महागठबंधन हम शामिल नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं मुस्लिमों को उन्होंने भड़का दिया है। और यही कारण है कि ओवैसी धर्म से जोड़ के सीधे सीधे मुस्लिमों को लेके एक तरह से राजद पे या कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। दूसरी बात एक चीज़ और है, राजद को लेकर वो इसलिए भी हमलावर हैं क्योंकि पता है कि राजद के अंदर मुस्लिमों को लेकर एक बहुत बड़ा असंतोष है। अभी हाल में आपने अब्दुल बारी सिद्दीकी का सुना होगा स्टेटमेंट, कैसे उन्होंने कहा कि अभी जननायक बनने में उनको काफ़ी समय है, जननायक अभी वो नहीं है। इसके पहले भी देखिए, शहाबुद्दीन जब जेल में गए थे तो कैसे राजद ने किनारा कर लिया था, ये भी ओवैसी साहब अच्छी तरह समझते हैं। उसके अलावे लगातार जिस तरह से लालू के समय में मुस्लिम जो दिग्गज नेता थे, जो वरिष्ठ जो नेता थे जो मुस्लिमों के राजद में, तो उसको लेकर कहीं उनकी इज्जत प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे ही कहीं ना कहीं एक तरह से राजद की कमान संभालते हैं और उसके बाद जो सीनियर लीडर हैं मुस्लिमों के, वो हाशिए पर चले आते हैं। और इसीलिए तो अब्दुल बारी सिद्दीकी भी बयान देने लगते हैं, जबकि अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद के साथ बहुत पहले से हैं, लालू के बहुत सहयोगी, अच्छे सहयोगी रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं उनको ये फील होता है ये एक छोटा बच्चा हमारे से अनुभवी लोगों को, हमारे से 18% वालों को कहीं ना कहीं हाशिए पर ढकेल रहा है। और हाशिए पे तो ढकेल रहा है, और ये बात ओवैसी साहब भी जानते हैं, बिहार की जनता भी, या कहें कि देश का मुस्लिम तबका भी इस बात को अच्छे से समझता है। लेकिन तेजस्वी और ओवैसी के बीच में जो ये जुबानी जंग चल रही है, और किशनगंज में आज जो ओवैसी ने बयान दिया है, उनकी अंग्रेजी को लेकर उन्हें चैलेंज किया है, वो कितना भारी पड़ने वाला है? देखिए, अंग्रेजी से ज़्यादा जो उन्होंने चरमपंथी वर्ड यूज कर दिया, तो पूरे बिहार को उन्होंने समझा दिया। जिस तरह से उन्होंने पैजामे की बात की, जिस तरह से उन्होंने लुंगी की बात की, तो आप समझिए जो मुस्लिम प्रतीक होते हैं और वो पैजामा थोड़ा ऊपर कर पहनते हैं या चाहे लुंगी ऊपर करके पहनते हैं, कहीं ना कहीं इसको उन्होंने चरमपंथ से जोड़ा, कहीं ना कहीं इसको धर्म से जोड़ा, कहीं ना कहीं इनको वोट से जोड़ा, और कहीं ना कहीं तेजस्वी के मुस्लिम धर्म के, मुस्लिमों के मुखालफत से जोड़ा। तो ये आने वाले समय में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव जो 6 नवंबर को जो अभी पहले चरण की वोटिंग होने वाली है, उसमें बहुत भारी तेजस्वी को पड़ने वाला है। और तेजस्वी को इस बात का एहसास भी है क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही जो पार्टी के अंदर असंतोष चल रहा है, चाहे राहुल के अंदर भी देखा जाए, चाहे तेजस्वी के अंदर भी, तो ये तो भारी पड़ ही रहा है। ये जो तेजस्वी को लेके ओवैसी ने भाषण दिया है, जो जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम प्रतीकों से लेकर हमला बोला है, तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी को, पूरे महागठबंधन को बहुत भारी पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं मेरा अपना जो मानना है कि पूरे सीमांचल के माध्यम से बिहार की राजनीति को सुलगाएगा, और मान के चलिए इसका 3-4 सीट पे फायदा कहीं ना कहीं ओवैसी को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किशनगंज की रैली में आज खूब गरजे हैं ओवैसी साहब, लेकिन इस बार उनके निशाने पर थे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, जिनको पूरी तरह से उन्होंने मंच से ही एक्सपोज कर दिया, और बिहार चुनाव में एक बड़ा मैसेज ओवैसी ने दे दिया। यानी तेजस्वी यादव चाहे जितने भी
मुसलमानों की बात कर ले, उनके मुद्दों की बात कर ले, लेकिन वो मुसलमानों के हितैषी नहीं है, वो मुसलमानों से नफरत करते हैं। इसलिए ओवैसी ने सीधे सीधे मंच से तेजस्वी यादव को बड़ा चैलेंज दिया है, जिसका इंपैक्ट इन चुनावों में देखने को मिलेगा। बड़ी खबर में मेरे साथ नहीं, कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।